दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश एडेड जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य खंड जीएस का प्रैक्टिस सेट संख्या 12, जिसमें हम कुल 50 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये वीडियो यूपी एडेड जूनियर हाई स्कूल परीक्षा के साथ साथ अन्य परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के लिए भी बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। तो आइए सॉल्व करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों आज का ये जो प्रैक्टिस सेट है, इसका पहला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? आपको बताना है कि भारत सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1980 में। दोस्तों वनों के संरक्षण और उससे संबंधित अथवा आनुषंगिक या प्रासंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 25 अक्टूबर 1980 को अधिनियमित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा? तो सही उत्तर है हाइड्रोजन। दोस्तों हाइड्रोजन को छोड़कर शेष सभी ईंधन जैसे डीजल, मिट्टी का तेल और कोयला, ये जो हैं प्रदूषण उत्पन्न करने वाले ईंधन हैं, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन्स की श्रेणी में आते हैं। जबकि हाइड्रोजन जो होता है ये सबसे स्वच्छ ईंधन माना जाता है। दोस्तों देखिए, हाइड्रोजन के दहन से जल उत्पन्न होता है और जो किसी भी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं करता है। अगला प्रश्न है, मोबाइल चार्जर होता है। ऑप्शन देखिए, एक इन्वर्टर, एक यूपीएस, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर या एक अपचाई ट्रांसफार्मर। तो सही उत्तर है दोस्तों, मोबाइल फ़ोन चार्जर में एक अपचाई यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है और अपचाई ट्रांसफार्मर वोल्टेज को घटाने का काम करता है। तो याद करिएगा, याद रख लीजिए, मोबाइल चार्जर एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, क्यों? क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन या सकल आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है। दोस्तों हीरे का अपवर्तनांक बहुत अधिक, जो कि 2.42 होता है। इसके कारण इसका क्रांतिक कोण केवल 24 डिग्री होता है। और जब विशेष रूप से काटे गए हीरे के अंदर प्रकाश पड़ता है तो हीरे के पृष्ठों पर बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और ये जगमगाहट के साथ चमकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है? आपको बताना है। ऑप्शन है बेकेलाइट, रेशम, केओलार या फिर लेक्सान। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? रेशम जो होता है ये प्राकृतिक बहुलक है, जबकि बेकेलाइट, केओलार और लेक्सान ये कृत्रिम बहुलक की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों ऊन, रेशम, चमड़ा ये सभी प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, यूरिया क्या है? तो सही उत्तर है, यूरिया नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। दोस्तों यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र CONH2 का ट्वाइस होता है और यूरिया में लगभग 46.7% नाइट्रोजन होता है। और दोस्तों ये नाइट्रोजन यूरिया में एमाइड के रूप में उपस्थित होता है और कार्बनिक रसायन के क्षेत्र में यूरिया को कार्बामाइड भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, LPG सिलेंडर के रिसाव से उत्पन्न दुर्गंध निम्नलिखित में से किसकी होती है? तो सही उत्तर है दोस्तों, LPG सिलेंडर में रिसाव में जो है, रिसाव को समझने के लिए, जानने के लिए उसमें मिथाइल मरकप्टेन या इथाइल मरकप्टेन मिला दिया जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि इसकी गंध पकड़ में आ जाती है और इसके रिसाव का पता लगा लिया जाता है। इथाइल मरकप्टेन मिलाकर इसको जो है गंध या दुर्गंध युक्त बना दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं? हिरण, गीदड़, जेब्रा या घोड़ा? तो सही उत्तर है दोस्तों, गीदड़ को छोड़कर शेष सभी खुर वाले जंतु हैं। हिरण, जेब्रा और घोड़ा में खुर पाए जाते हैं पैरों में, जबकि गीदड़ में खुर नहीं पाए जाते हैं। सामान्यतः गीदड़ों का वैज्ञानिक नाम कैनिस आरियस होता है और गीदड़ों के पैर नाखून युक्त गद्दीदार होते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्त या कोरम कितना होता है? तो सही उत्तर है दोस्तों, वर्तमान व्यवस्था के अनुसार राज्यसभा या लोकसभा का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्त या कोरम सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग
यानी गणपूर्ति लोकसभा या राज्यसभा में जो अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति होता है वो सदन के सदस्यों का 10वां भाग होता है। और ये दोस्तों ये संविधान के अनुच्छेद 100 में वर्णित है। अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है। देखिए नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन है और एक कारण है। उसके आधार पर दिए गए विकल्पों से सही कोट का चयन करना है। कथन है कि चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है, सही है। कारण है कि आदर्श आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित किया था, तो ये सही नहीं है। दोस्तों आदर्श आचार संहिता राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के मार्गदर्शन के लिए उन मानदंडों का एक समूह है जो उनके आचरण और व्यवहार को नियंत्रित करता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे स्पष्ट है कि आदर्श आचार संहिता निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन द्वारा बनाया गया है, न कि संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है। तो इसमें कथन ए सही है लेकिन कारण आर गलत है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। अगला प्रश्न है राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था, आपको बताना है। राज्यसभा का गठन सर्वप्रथम किस वर्ष हुआ था? तो सही उत्तर है राज्यसभा का गठन वर्ष 1952 में हुआ था। दोस्तों भारतीय संसद 2 सदन राज्यसभा और लोकसभा से बनी है और इसमें राष्ट्रपति भी प्रमुख भाग होता है। राज्यसभा उच्च सदन और लोकसभा निम्न सदन होता है। राज्यसभा एक अस्थायी निकाय है, इसके सदस्यों की संख्या 250 से अधिक नहीं हो सकती है और इसका विघटन नहीं होता है, लेकिन इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। दोस्तों सबसे पहले राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था और इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। अगला प्रश्न है कौन अंतरराज्य परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर प्रधानमंत्री? तो सही उत्तर है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत केंद्र राज्य संबंधों में विवादों का समाधान करने और परस्पर सहयोग के क्षेत्रों के विकास के उद्देश्य से राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद का स्थापना कर सकता है। तो सही उत्तर है दोस्तों अंतर्राज्यीय परिषद के गठन के लिए राष्ट्रपति उत्तरदायी या अधिकृत होते हैं। अगला प्रश्न है प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? तो सही उत्तर है दोस्तों नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। लोकसभा चुनाव जीतकर सत्ता में आने वाली पार्टी या गठबंधन की पहली प्राथमिकता प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करने की होती है और संसद के निम्न सदन यानी लोकसभा में सबसे अधिक समय गुजारने वाले सदन या निर्वाचित सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर यानी अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अंतर्गत प्रारंभ की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना किसको आच्छादित करती है? तो सही उत्तर है 2008 के अंतर्गत जो सामाजिक सुरक्षा अधिनियम है वो केवल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को अपने जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत उनको कवर करती है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि अप्रैल 2008 में जो है सामाजिक सुरक्षा अधिनियम उसके अंतर्गत जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना वो केवल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को कवर करती है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं? तो सही उत्तर है दोस्तों उत्तर प्रदेश में जिलों की कुल संख्या 75 है और यहाँ पर कुल 18 मंडल हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं इतिहास से संबंधित है। कलिंग युद्ध का विवरण हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो सही उत्तर है 13वें शिलालेख से। दोस्तों कलिंग युद्ध का विवरण हमें इसके 13वें शिलालेख से प्राप्त होता है और अशोक के राज्यकाल की सबसे बड़ी घटना कलिंग युद्ध और इसमें अशोक की विजय थी और अशोक का 13वां शिलालेख इस युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य देता है। ये घटना अशोक के शासनकाल के 8वें वर्ष में हुई थी यानी 261 ईसा पूर्व में और इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर अपना दुख और पश्चाताप व्यक्त किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से
कौन सी उपाधि धारण किया था? ऑप्शन है आपके उदय भोज, आंध्र भोज, देव भोज या फिर राजभोज। तो सही उत्तर है कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी। दोस्तों कृष्णदेव ने आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह की उपाधियां धारण की थी और स्थापत्य कला के क्षेत्र में कृष्णदेव राय ने नागलापुर नामक एक नए नगर की स्थापना की और हजारा और विट्ठल स्वामी नामक मंदिर का निर्माण भी करवाया। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, गुलाम का गुलाम किसे कहा गया है? तो सही उत्तर है इल्तुतमिश। दोस्तों इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा जाता है क्योंकि मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था और ऐबक ने आरंभ से ही इसे सर ए जहांदार यानी अंगरक्षकों का प्रधान का महत्वपूर्ण पद दिया था और ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से किया था। तो इल्तुतमिश गुलाम का गुलाम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? तो दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर के तोपखाने ने इस युद्ध में आश्चर्यजनक कार्य किया और इब्राहिम लोदी की सेना संख्या में अधिक होते हुए भी पराजित हुई और इब्राहिम लोदी रण क्षेत्र में मारा गया था। इसके परिणाम स्वरूप दिल्ली और आगरा पर बाबर का अधिकार हो गया था और 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपने आप को बादशाह घोषित करके भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो सही उत्तर है नेलांग घाटी भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित दर्रों में किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? तो सही उत्तर है जोजिला। दोस्तों जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, जबकि शिव कीला दर्रा हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। तो सही उत्तर है दोस्तों लेह जाने का रास्ता जोजिला दर्रे से होकर जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सही उत्तर है दोस्तों अनाई मुड़ी। दोस्तों अनाई मुड़ी चोटी भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। ये केरल के इडुक्की जिले में स्थित है और ये चोटी पश्चिमी घाट पर्वत का भाग है। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफ़ी या कहवा अकेले पैदा करता है? तो दोस्तों कर्नाटक जो है वो कॉफ़ी स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है और कर्नाटक राज्य भारत का सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न है, ताती पाका तेल शोधनशाला यानी ताती पाका रिफाइनरी ऑयल रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो सही उत्तर है ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है और तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी ONGC के अधिकार क्षेत्र में है तातीपाका तेल शोधनशाला आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है आपको बताना है। तो उत्तर है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। उष्णकटिबंधीय वर्षावन यानी विषुवतीय वर्षावनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है और दोस्तों उष्णकटिबंधीय वर्षावन भूमध्य रेखा के आसपास विस्तृत हैं और जैव विविधता की दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न हैं। तो सही उत्तर सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, उर्वरक यानी फर्टिलाइजर्स के अधिक प्रयोग से क्या होता है? ऑप्शन देखिए, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण या उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। दोस्तों उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण सभी कुछ होता है और दोस्तों ये प्रदूषण जो है विभिन्न प्रकार के फसलों के माध्यम से मानव और पशुओं के खाद्य श्रृंखला में भी पहुंच जाता है और कई प्रकार की गंभीर बीमारियां उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? धान का खेत, वन, घास का मैदान और झील। तो सही उत्तर है धान का खेत। धान को खेत को छोड़कर वन, घास के मैदान और झील प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र हैं, जबकि धान का खेत ये कृत्रिम है जो कि मानव द्वारा धान का खेत तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है?
तो सही उत्तर है कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड दोस्तों ये ऐसा वायु प्रदूषक है जो ऑक्सीजन की तुलना में अधिक तेज़ी से रक्त के साथ घुल जाता है, मिल जाता है, और जब ये गैस हमारे फेफड़ों में प्रवेश करती है तो रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, और ये गैस हीमोग्लोबिन अणुओं से ऑक्सीजन की तुलना में 240 गुना से 300 गुना अधिक तेज़ी से संयुक्त होती है, और वायु में पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर भी सांस लेने में कठिनाई होती है। इसको दम घोटू गैस भी कहा जाता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड दोस्तों ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुलता है। अगला प्रश्न सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है। देखिए विनोबा भावे वैयक्तिक सत्याग्रह से संबंधित हैं, बाल गंगाधर तिलक होम रूल लीग से संबंधित हैं, अरुणा आसफ अली भारत छोड़ो आंदोलन और सरोजनी नायडू धर्सना रेड से संबंधित हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इस आधार पर ऑप्शन ए आपका सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है काकोरी केस के अभियुक्तों का बचाव के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी पंडित गोविंद बल्लभ पंत। दोस्तों पंडित मोतीलाल नेहरू ने पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में काकोरी कांड बचाव समिति का गठन किया था, और पीआईबी की वेबसाइट से शंकर नारायण राव के आलेख से ये उल्लिखित है कि मुख्य मुकदमे में बचाव समिति के अध्यक्ष पंडित मोतीलाल नेहरू थे। और यहाँ पर देखिए श्री चटर्जी की पुस्तक में जो है गोविंद बल्लभ पंत जो है सही उत्तर हैं, लेकिन मोतीलाल नेहरू को भी काकोरी केस के बचाव समिति में मुख्य अभियुक्त जो है अध्यक्ष माना जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय स्वाधीनता विधेयक को कब राज्य की स्वीकृति प्राप्त हुई थी? तो सही उत्तर है 18 जुलाई 1947। दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया। 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा और अगले दिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा पारित किया गया, और इसके बाद इस विधेयक को राज्य की स्वीकृति 18 जुलाई 1947 को प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न है एक बुक है बहुत ही महत्वपूर्ण, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये पुस्तक किसने लिखी है? तो सही उत्तर है डॉक्टर रफ़ीक जकारिया। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक डॉक्टर रफ़ीक जकारिया हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं एशिया का सबसे बड़ा स्वर्ण बाजार कौन सा है, यानी गोल्ड मार्केट कौन सा है? तो सही उत्तर है दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा बाजार स्वर्ण बाजार भारत को पीछे छोड़कर बीजिंग यानी चीन हो गया है। तो सही उत्तर है एशिया का सबसे बड़ा स्वर्ण बाजार बीजिंग है। अगला प्रश्न है कि भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति कब घोषित की गई थी? आपको बताना है। तो भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति दोस्तों ये अप्रैल 2000 में घोषित की गई थी। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। निकासी और नियंत्रण में कमियों को दूर करने के लिए विश्व स्तरीय अवसंरचनाओं के अभाव और अस्थायी आर्थिक स्थिति से उत्पन्न जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए अप्रैल 2000 में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज जो है ये अप्रैल 2000 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य सुरक्षा कवच क्या है? तो सही उत्तर है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य सुरक्षा कवच WTO यानी विश्व व्यापार संगठन है। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को मराकेश समझौते के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है किसने ये लिखा था कि भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी? तो सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल में कहा है कि महात्मा गांधी ने अपने देश को सेवा प्रदान की है और वे आगे भी ऐसी असाधारण सेवा प्रदान करते रहेंगे, लेकिन भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी। अगला प्रश्न एक संस्थान है केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो सही उत्तर है खुर्जा। खुर्जा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में एक कस्बा है और यहाँ पर केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान स्थापित है किया गया है। अगला प्रश्न करेंट अफेयर से संबंधित है दोस्तों। 22 नवंबर 2020 को संपन्न ATP फाइनल्स 2020 का खिताब किसने जीता? तो सही उत्तर है ATP फाइनल्स का खिताब डेनियल मेदवेदेव ने जीता है। दोस्तों
ये लंदन ब्रिटेन में जो एटीपी फाइनल्स जो आयोजित की गई थी, इसमें पुरुष एकल विजेता डेनियल मेदवेदेव रूस के रहे और उप विजेता डोमिनिक थिएम जो ऑस्ट्रिया के हैं। अगला प्रश्न है 23 से 25 नवंबर 2020 के मध्य किन देशों की नौसेनाओं के मध्य संयुक्त द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स का आयोजन किया गया? तो दोस्तों सिम्बेक्स का आयोजन अंडमान में भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के बीच किया गया। तो सिम्बेक्स जो है भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं का संयुक्त अभ्यास है। अगला प्रश्न है 21 से 22 नवंबर 2020 के मध्य भारत, सिंगापुर और थाईलैंड की नौसेनाओं के बीच त्रिपक्षीय शांतिकालीन युद्धाभ्यास सिट मैक्स 2020 के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो सही उत्तर है ये सिटमैक्स के दूसरे संस्करण का आयोजन अंडमान सागर में किया गया था। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों 21 नवंबर 2020 को किसे लंदन के वातायन ब्रिटिश संगठन की ओर से वर्चुअल माध्यम से आयोजित एक कार्यक्रम में वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो सही उत्तर है दोस्तों केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वर्ल्ड टेलीविजन डे कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर है 21 नवंबर। याद रखिएगा 21 नवंबर को दोस्तों वर्ल्ड टेलीविजन डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न है नवंबर 2020 में जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल कहाँ शुरू की जाएगी? तो सही उत्तर है दोस्तों महाराष्ट्र के परभणी जिले में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल शुरू की जाएगी। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न सामान्य रीजनिंग से संबंधित है। दिए गए विकल्पों में से सही संबंधित शब्द को चुनिए। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, तो उसी प्रकार दोस्तों इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कथन और निष्कर्ष पर आधारित है, रीजनिंग का है। कथन है कि एक कौवा खजूर के पेड़ पर बैठा है और एक खजूर नीचे गिर पड़ी। तो इस घटना के संबंध में कौन सा निष्कर्ष तर्कसंगत है? ए, खजूर इसलिए गिरी क्योंकि कौवा पेड़ पर बैठा। कौवे कभी कभी खजूर के पेड़ों पर बैठते हैं। यह एक दुर्घटना है और यह एक संयोग है। तो सही उत्तर है दोस्तों, सही निष्कर्ष है ऑप्शन डी, यह एक संयोग है कि कौवे के खजूर के पेड़ पर बैठने के साथ ही खजूर नीचे गिर पड़ी। अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। वायलिन, पियानो, बांसुरी और हारमोनियम। तो विषम शब्द युग्म आपका बांसुरी है, क्योंकि वायलिन, पियानो और हारमोनियम हाथ की सहायता से बजाने वाले यंत्र हैं, जबकि बांसुरी मुंह से बजाई जाती है। अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए। यदि वर्ष 1999 में 1 जनवरी को मंगलवार है, देखिए प्रश्न है दोस्तों, यदि वर्ष 1999 में 1 जनवरी को मंगलवार है तो 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन होगा? तो दोस्तों यदि 1999 में 1 जनवरी को मंगलवार आता है तब 1 जनवरी 2000 को पड़ने वाला दिन बुधवार होगा, क्योंकि वर्ष में आगे वर्ष बढ़ने पर एक दिन जो है प्रत्येक वर्ष में एक दिन आगे बढ़ जाता है, और अगर जो लीप ईयर होता है तो 2 दिन आगे बढ़ जाता है। तो 1999 जो है लीप ईयर नहीं है, इसलिए ये दिन बुधवार हो जाएगा। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों यदि किसी घड़ी का प्रतिबिंब जो है 3:15 का समय दिखाता है तो सही समय क्या होगा? तो घड़ी का प्रतिबिंब जो है ये 3:15 का जो समय दिखाता है, सही समय 8:45 बजता है। यदि 3:15 घड़ी में दिखा रहा है तो ये 8:45 वास्तविक समय होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों यदि किसी भाषा में PRAYER को MOXVVO के रूप में लिखा जाता है तो उसी भाषा में SALUTU को कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए पी दोस्तों, पी जो है ये यम के बाद आता है, यानी MNOP, तो 3 अक्षर कम है। पी में से 3 घटाएंगे तो यम आएगा, और आर में से 3 घटाएंगे OPQR, तो आर में से 3 घटाएंगे तो ओ आएगा। तो अब यहाँ पे सैल्यूट एस में से 3 घटाएंगे तो पी आ जाएगा, PQRS। उसके अलावा ए में से 3 घटाएंगे तो उल्टा एक्स आ जाएगा, और एल में से 3 घटाएंगे तो आई आ जाएगा।
देखिए यू में से 3 घटाएंगे दोस्तों तो आर आ जाएगा, और टी में से 3 घटाएंगे क्यू आ जाएगा, और ई में से 3 घटाएंगे तो बी आ जाएगा। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, PXIRQB। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, फरवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो सही उत्तर है फरवरी 2021 में अजय मल्होत्रा। दोस्तों अजय मल्होत्रा को जो है भारत की जो मानवाधिकार संयुक्त राष्ट्र संघ की मानवाधिकार परिषद है उसके सलाहकार समिति में भारतीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट ऐसे तो एडेड जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा के सामान्य अध्ययन खंड के लिए था, लेकिन कई अन्य परीक्षाओं जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं तथा UPSSC यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए भी ये वीडियो या प्रैक्टिस सेट बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा और जो प्रश्न कठिन लगे उसको अलग से नोट कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।